चांदनी चौक की बात कर रहे हैं हम, एक ऐतिहासिक जगह है वो, वहाँ हेरिटेज है, सब कुछ है। बट ये भी बात है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का हमेशा से इशू रहा है। सभी सरकारों ने कोशिश बहुत बार की है, फंड्स का भी इशू रहता होगा, पर फिर भी वो हो नहीं पा रहा है। जबकि हम देखेंगे अगर दुनिया में ऐसे बहुत सारे बाजार हैं जो ऐतिहासिक हैं, जैसे इस्तांबुल में ग्रैंड बाजार है, काफी खूबसूरत दिखता है और अच्छे से मेंटेन किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या हम चांदनी चौक को उसकी असली ग्लोरी कभी नियर भविष्य में दिला पाएंगे? निश्चित रूप से जीएसटी में जो अभी थोक भाव में सुधार हुए, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ये सुधार हुए। प्रधानमंत्री जी ने एक नया नारा दिया, उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया। एक जमाना था जब हमारे भगवान राम भी चाइना से बन करके आए, गणेश चतुर्थी। अब चाइना का सामान नहीं मिलेगा, अब आपको सामान मिलेगा तो आपको भारत का बना हुआ सामान। आपके सामने मौका आता कि आप नेगोशिएट कर रहे होते, मे बी यूएस के साथ या किसी भी ट्रेड नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठे होते, तो आप किस तरीके से अपनी बात रखते? जिस तरीके से वर्तमान वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल नेगोशिएट कर रहे हैं, देश अकेले नरेंद्र मोदी का नहीं है और देश अकेले मेरा नहीं है, देश हम सब का देश है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्ट्रेटेजिक माइंड्स पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट नीरज ठाकुर और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री प्रवीण खांडेलवाल जी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं चांदनी चौक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। थैंक यू वेरी मच। खांडेलवाल जी, आप दिल्ली की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट करते हैं, चांदनी चौक। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा खुद का ननिहाल भी चांदनी चौक में है और बचपन से, मतलब गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी घर जाते थे और कह सकते हैं कि वैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुझे लगता नहीं है कि दिल्ली में या दिल्ली के आसपास भी किसी और स्टेट में होगी। एक ऐतिहासिक जगह है, एक तरफ आपका लाल किला दिखता है, फिर उसके ठीक सामने गौरी शंकर मंदिर है, फिर आपकी उसके सड़क क्रॉस कर लें तो वहाँ पे चर्च भी है और आगे शीशगंज गुरुद्वारा है, पीछे उससे आगे जाएंगे फतेहपुरी मस्जिद है, उसके अगर दूसरी सीताराम बाज़ार जहाँ से आपका घर है उसके पीछे जामा मस्जिद पड़ती है। तो एक ऐतिहासिक जगह है। मुग़ल भी रहे, अंग्रेज़ भी रहे। अब भारत की, और जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री ने पहला स्पीच वहाँ से दिया और आज तक वहीं से लाल किले से दिया जाता रहा है। तो एक ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी होने के ऊपर आपको मैं चाहूँगा बताएं कि मतलब एक क्या प्रेशर रहता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देश की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ जो पुराने ज़माने की ऐतिहासिकता और आधुनिक युग की टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर के रिप्रेजेंट करती है। आपने कहा लाल किला, तो लाल किले से लेकर के और फतेहपुरी मस्जिद तक अगर आप उसको देखें और उसके पीछे कश्मीरी गेट, उसके पीछे लाहौरी गेट, फिर अजमेरी गेट, बिल्कुल, तो ये उस 8 दरवाज़ों में एक ज़माने में दिल्ली हुआ करती थी। तो मुझे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री वर्ष में एक बार अवश्य आते हैं और लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को संबोधित करते हैं। चैलेंजेस वहाँ के बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिल्कुल अलग हैं। वो इसलिए है कि क्योंकि वो ऐतिहासिकता है, क्योंकि वो पुरानी दिल्ली है, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत सोच समझ करके करना पड़ता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की यदि बात करें तो मेरी चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी देश की इकलौती कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो पूरे देश को सप्लाई फीड करती है। 150 से अधिक प्रमुख आइटम्स की होलसेल मंडियाँ वो मेरे चांदनी चौक में हैं। चांदनी चौक और भी कई कारणों से जाना जाता है और उस कारण से उसका लगातार डेवलपमेंट करना वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और जब हम चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं
तो लोगों को लगता है कि हम केवल दिल्ली 6 की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी यमुना के इस घाट से शुरू होती है और मुकरबा चौक, और मुकरबा चौक से पीरागढ़ी, मीराबाग, और वहाँ से लेकर के फिर ITO, और ITO से लेकर के दरियागंज। तो अगर यहाँ पर चुनौतियाँ हैं तो फिर मेरे यहाँ पीतमपुरा है, शालीमार बाग है, अशोक विहार है, मॉडल टाउन है, पश्चिम विहार है। ऐसी भी कॉलोनियाँ हैं जहाँ हमें काम थोड़ा कम करना पड़ता है बनिस्बत चांदनी चौक के। पुरानी दिल्ली के अपने चैलेंजेस हैं, वहाँ के अपने चैलेंजेस हैं। तो इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा MP हूँ जिसको मल्टीपल स्ट्रैटेजी में काम करना पड़ता है। व्यापार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है, और व्यापार मेरे दिल का विषय है, मेरे दिल से जुड़ा है। मैंने जीवन भर देश के व्यापार के लिए मेरी टीम के साथ मिलकर के काम किया है। तो अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हैं, लेकिन ये भी सही बात है कि यदि आपको इंद्रप्रस्थ देखना हो तो आपको फिर मेरे चांदनी चौक पे आना पड़ेगा, और वहीं आपको इंद्रप्रस्थ दिखाई दे सकता है। खांडेलवाल जी, चांदनी चौक की बात कर रहे हैं हम, एक ऐतिहासिक जगह है वो, वहाँ हेरिटेज है, सब कुछ है, और बट ये भी बात है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का हमेशा से इशू रहा है। 40 साल मेरी उम्र है, बचपन से देख रहा हूँ ओवर द ईयर्स, क्योंकि पॉपुलेशन भी बड़ी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा ख़राब ही हुआ है। जबकि सभी सरकारों ने, चाहे अभी की दिल्ली सरकार हो या इससे पहले की हो या उनसे पहले की कभी हो, कोशिश बहुत बार की है, बहुत सारे मास्टर प्लान्स में आए हैं, बट किसी न किसी तरीके से मे बी बिकॉज पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और फंड्स का भी इशू रहता होगा कि उसका सुधार बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। करा भी था, आई थिंक पीछे करा था कि लाल पत्थर लगाया गया उस इलाके में और सारा पूरा सब कुछ एक ही सिंक्रोनाइजेशन करने की कोशिश की गई, पर फिर भी वो हो नहीं पा रहा है। जबकि हम देखेंगे अगर दुनिया में ऐसे बहुत सारे बाज़ार हैं जो ऐतिहासिक हैं, जैसे इस्तांबुल में ग्रैंड बाज़ार है, काफ़ी खूबसूरत दिखता है और काफ़ी वहाँ पे उसे अच्छे से मेंटेन किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या हम चांदनी चौक को उसकी असली ग्लोरी कभी नियर भविष्य में दिला पाएंगे? निश्चित रूप से। मैं एक चांदनी चौक के एक मास्टर प्लान पर मैं काम कर रहा हूं, और मेरी जो पार्लियामेंट की टीम है वो उस पर काम कर रही है। कुछ पायलट मैंने किए हैं, जैसे आपने गलियों में लटकते हुए तार देखे होंगे, तो मैंने ऑन पायलट बेसिस 2-3 उन गलियों से तारों को हटाया है, और मैं अपने वो सब भी पायलट स्टेज में है। इसी प्रकार से चाट पकौड़ी, अब चांदनी चौक के चाट पकौड़ी के लिए तो पूरे विश्व में आप कहीं पर भी जाओ तो चांदनी चौक के चाट पकौड़ी मशहूर है। नटराज के तो मैं नटराज के भल्ले हैं, दरीबे वाले की जलेबी है, पराठे वाली गली के पराठे हैं। आपके सीताराम बाज़ार में भी काफ़ी अच्छा चाट सीताराम बाज़ार में है। और जितने दिल्ली के बड़े कैटरर हैं वो अब कैटरर हो गए, लेकिन वो वास्तव में हलवाई थे जी, जिनको हम बोलते हैं वो हलवाई थे। बिल्कुल। अब काम बड़ा हो गया और टेक्नोलॉजी भी अब इंटीग्रेट हो गई, तो इसलिए वो अब कैटरर बन गए। तो जैसे मैं आपको जान के ताज्जुब होगा, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपने बहुत सारे म्यूज़ियम देखे होंगे अलग अलग चीज़ों के, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चाट पकौड़ी का म्यूज़ियम बनवाने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आइडिया सिर्फ ये है कि वहाँ पर टूरिस्ट अभी भी आता है, लेकिन जिस तरीके से बेतरतीब डेवलपमेंट हुआ, मास्टर प्लान हर बार बना, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले की सरकारों ने योजनाएं तो बनाई, लेकिन योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया, या एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कराने का रोड मैप तैयार नहीं किया, जिसकी वजह से वो योजनाएं फाइलों में ही दब करके रह गई। मास्टर प्लान 1962 का देख लें, 1980 का मास्टर प्लान देख लें, उसके बाद 2021 का मास्टर प्लान आया, अब हम 2041 के मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं। तो मैंने, क्योंकि मैं उन गलियों में पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, मैंने एजुकेशन वहीं से की है, तो मैं वहाँ के हर व्यक्ति के दर्द को पहचानता हूँ। वहाँ कटरे हैं तो उनकी बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, वहाँ जे क्लस्टर्स हैं
उनकी ज़रूरत क्या है, वहाँ पर जो बाज़ार हैं उनकी आवश्यकता क्या है, और अभी भी कुछ इलाके रिहायशी रह गए हैं, तो रिहायशी इलाकों की चुनौतियाँ क्या हैं, क्योंकि मैंने स्वयं को इन सब परिस्थितियों में जिया है। तो इसीलिए मैं एक मास्टर प्लान के ऊपर काम कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर तक मेरा मास्टर प्लान तैयार हो जाएगा। और वो खाली मास्टर प्लान नहीं होगा, उसके साथ मेरा एग्जीक्यूशन प्लान भी होगा। और मैंने अभी से सभी विभाग के अधिकारियों को बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैं उसके लिए कमिटेड हूँ। जिसको काम करना है वो यहाँ रहे, और जिसको काम नहीं करना वो बेटर है अपना ट्रांसफ़र करा ले, क्योंकि मैं ऐसे किसी भी अधिकारी को बर्दाश्त नहीं करूँगा जो मेरे बनाए हुए मास्टर प्लान को उसको रोड़े लगाएगा या उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा। तो मैं ऐसे, क्योंकि मुझे अपनी चांदनी चौक की सूरत और सीरत, दिशा और दशा दोनों को बदलना है। प्रवीण जी, ट्रेडर्स आपने पॉलिटिक्स किया है शुरू से। जब आप ऑपोजिशन में थे तब आप काफ़ी ट्रेडर्स को इकट्ठा करके आपने एक क्लैरिन कॉल भी देते। मैं आज भी करता हूँ। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। उसका रूप बदल। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि एक ज़माने में आप बंद की जब घोषणा करते थे, जब ऑपोजिशन में थे, तब की राजनीति दूसरी थी। अभी आप खुद सरकार में वहीं से एमपी भी हैं, तो अभी की तब की राजनीति और अब की राजनीति में फ़र्क क्या आया है? देखिए, फ़र्क दो आ गए। पहला होता है कि जब आप अपोजिशन में होते हो तो आपको धरने में, प्रदर्शन में, डेमोन्स्ट्रेशन में बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल, क्योंकि आप चूँकि मीडिया से हैं तो पॉजिटिव पब्लिसिटी ज़रा धीरे होती है। हमें बड़ा मज़ा आता है जब धरने में बैठते नहीं था। और नेगेटिव पब्लिसिटी वो ज़रा जल्दी से तेज़ी से फैलती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हमें नेगेटिव पब्लिसिटी करनी चाहिए। तो मैंने जीवन भर धरने किए, प्रदर्शन किए। रोज़ हम सोचते थे कि इनोवेटिव धरना कौन सा किया जाए जिससे मीडिया अट्रैक्टिव हो, क्योंकि मीडिया रोज़ रोज़ तो आपको बैठा हुआ दिखाएगा नहीं, तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। तो ये उस ज़माने की पॉलिटिक्स थी कि व्यापारियों के मुद्दे पर मीडिया के ज़रिए से सरकार का ध्यान कैसे खींचा जाए। और उसके लिए मैं मीडिया का जीवन भर एहसानमंद रहूँगा कि मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया। और यदि इस पूरे उसमें हम व्यापारियों की समस्याओं को हल करा पाए, चाहे वो एफडीआई रिटेल का मुद्दा रहा हो, चाहे वो सेल टैक्स से वैट में ट्रांजिशन हो, वैट से जीएसटी में ट्रांजिशन हो, तो वो सब हम मीडिया के ज़रिए से सरकार के ध्यान आकृष्ट किए रहे। अब आज चूँकि मैं सरकार में हूँ तो आई एम सिटिंग ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ द टेबल। तो तेवर वही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सत्ता के एमपी हैं तो तेवर बदल जाता है। तेवर वही है, काम करने का तौर तरीका बदल गया। अब चूंकि मैं उस सरकार का हिस्सा हूँ तो मैं सरकार में लगातार, और जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छोटे व्यापारियों के व्यापार को बड़ा करने में उनका एक अलग रुचि है। अगर ऐसा ना होता तो मुद्रा स्कीम ना आती, स्वनिधि योजना नहीं आती, उसके बाद विश्वकर्मा योजना, जो हमारे घरों में जो लोग काम करते हैं, कारपेंटर और ये, वो नहीं आती, रेडी पटरी वालों की योजना नहीं आती, महिलाओं को उद्यमी बनाया जाए उसके लिए लखपति दीदी या डीजी सखी की योजनाएं नहीं आती। तो प्रधानमंत्री जी छोटे व्यापारियों के व्यापार को बड़ा करने के नियत से काम कर रहे हैं। और उस नाते से क्योंकि मैं अब सरकार में हूँ तो मैं बहुत इजीली एक आम व्यापारी की बात को वहाँ ट्रांसमिट करता हूँ, और ट्रांसमिट करने के बाद उस पर सकारात्मक निर्णय होते हैं। और जीएसटी में जो अभी थोक भाव में सुधार हुए, थोक भाव में, हमारी व्यापारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं थोक भाव के अंदर माल खरीदेंगे। बिल्कुल। तो ये थोक भाव में जो सुधार हुए, पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार ये सुधार हुए। और चैलेंज कितना बड़ा है कि 18% और 12% से 400 आइटम निकाल करके आपको 5% में लाना है, 28 से 28 के स्लैब को ख़त्म करना है, उसके अधिकांश आइटम 18 में लाना है, और जो सिर आइटम है वो आपको 40 प्लस में लेकर के जाने हैं।
तो ये चैलेंज बहुत बड़ा था, क्योंकि इसमें रेवेन्यू का बहुत बड़े नुकसान की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। किंतु जिस प्रकार से इस सारे चीज़ की रचना की गई, आज देश में आप किसी भी व्यापारी से पूछें तो व्यापारी खुश है, और ना केवल टैक्स की वजह से प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, रिटर्न फाइलिंग है, इसके साथ साथ कॉम्प्लाइंस के बोझ को पहले भी कम किया था, अब भी कम कर रहे हैं। तो रोल वही है, सिर्फ तेवर बदल गया है। पहले बाहर बैठ करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करके काम चलाते थे, अब अपनी बात को आसानी से कह करके विषय को रखते भी हैं, और उस विषय का हल भी सरकार से निकलवाते हैं, और सरकार पॉजिटिव है, ये मैं कह सकता हूँ। प्रवीण जी, जीएसटी के भी आपने रिफॉर्म्स की बात की। ये रिफॉर्म्स आप काफ़ी समय से स्मॉल ट्रेडर्स की बात उठाते आ रहे हैं। आप क्या रिफॉर्म से पहले प्रधानमंत्री जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको कंसल्ट किया था कि ट्रेडर्स को क्या जबकि आप काफ़ी समय से उनको रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, बट जब एक बड़ा डिसीजन लेने की बात थी तो आपने रिप्रेजेंटेशन दिया था? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार ने हर स्तर पर स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन किया। ये कोई महीने, 2 महीने या 3 महीने की कवायद नहीं है। जी बिल्कुल, ये 3 वर्ष की कवायद है। आपको यदि याद हो तो जीएसटी काउंसिल ने एक जीओएम बनाई थी, जिसके चेयरमैन बासवराज बोम्मई थे, कर्नाटक के थे, और वहाँ भाजपा की सरकार थी। उसके बाद जीओएम बनी, जब हम कर्नाटक का चुनाव हार गए, तो उसके बाद उस जीओएम का अध्यक्ष मेरे मित्र सम्राट चौधरी को बनाया गया, जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और उस जीओएम का काम यही था। तो 3 साल की एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, और समाज का कोई भी वर्ग, उपभोक्ता हो, हमने उपभोक्ताओं से बात करी, हमने हॉकर्स से बात करी, हमने रेडी पटरी वालों से बात करी, हमने आम जनता से बात करी, हमने व्यापारी से बात करी, इंडस्ट्री से बात करी, स्मॉल इंडस्ट्री से बात करी, यानी कि इकोनॉमी के जितने भी वर्टिकल्स हैं और आम पब्लिक के जितने भी संबंधित हैं, हमने RWS के साथ बहुत बड़ी कंसल्टेशन करी। तो वाइडर कंसल्टेशन करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि ये रिफॉर्म यदि हमें भारत को चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था में लेकर के जाना है, तो हमें ये रिफॉर्म लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो टैक्सेशन सिस्टम है वो हमारी इकोनॉमी का ड्राइवर है। क्योंकि जो रेवेन्यू सरकार के पास आता है वो उससे आता है। चाणक्य ने ये कहा था, चाणक्य के अर्थशास्त्र को यदि हम पढ़ें तो चाणक्य ने कहा था कि कर ऐसे लिया जाए जैसे मक्खी से शहद लिया जाता है, और मक्खी को पता भी नहीं लगता। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में यही बात थी, इसीलिए 400 से ज़्यादा आइटमों को 5% पे लाया गया, 5% के कुछ आइटमों को 0 किया गया। यदि मोटे तौर पर कहें तो सुबह उठ कर के और रात तक जब आदमी सोता है, तब तक जितना सामान वो यूज़ करता है, वो सारा सामान आज गृहिणी के बजट में एक बहुत बड़ी कटौती कर रहा है, जिसके कारण से अब ये त्योहारी सीज़न चालू है, कंजम्पशन बढ़ेगी तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी ने एक नया नारा दिया, उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारी जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, वो एनहेंस होगी, वो इंक्रीज़ होगी। तो जीएसटी और स्वदेशी, उन दो को जोड़ करके अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस सदी का किसी भी अर्थव्यवस्था का, और भारत की नहीं, पूरे विश्व में किसी भी अर्थव्यवस्था का इस सदी का ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है, जिसके आगे चल करके बड़े डिविडेंड देश को मिलने वाले। प्रवीण जी, स्वदेशी की आपने बात की, सवाल था मेरी लिस्ट के अंदर, आप खुद ही स्वदेशी पर आए। स्वदेशी इस वक्त की ज़रूरत लग रही है। आज़ादी से पहले स्वदेशी के बारे में गांधी जी ने बोला था तो पूरा का पूरा देश एक साथ आ गया था। तब
खादी पहनने लगे थे लोग, और आज भी खादी चलता है, और लोगों ने विदेशी माल का बहिष्कार किया था। बट उस ज़माने की बात कुछ और थी, आज के ज़माने की बात कुछ और है। शायद हम विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं कर पाएँ, बिकॉज अब हम एक ग्लोबल ट्रेड के पार्ट भी हैं और हमको डील्स भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि स्वदेशी आज़ादी से पहले का स्वदेशी, आरएसएस की विचारधारा में भी हमेशा से स्वदेशी रहा है, और आज मॉडर्न 21वीं शताब्दी के स्वदेशी में क्या फ़र्क होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की है, और जो बात आप कह रहे हैं 1947 से पहले के भारत में और 2025 के भारत के बीच में गंगा में पानी बहुत बह गया है जी। उस समय जो स्वदेशी की परिकल्पना थी वो और थी। स्वदेशी का मतलब था मुझे भारत का सामान यूज़ कर रहा है। आज क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एफडीआई का बहुत बड़ा रोल होता है। बाहर की हम WTO के हम एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। बाहर की बहुत सारी कंपनियों को हम भारत में आने का निमंत्रण देते हैं कि आप आइए और यहाँ अपना आप काम कीजिए। पहले की बात में और अब की बात में फ़र्क सिर्फ इतना है, अब भी प्रधानमंत्री स्वदेशी की बात कर रहे हैं, बट उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया है। उन्होंने कहा कि पैसा डॉलर हो या पाउंड या भारत का रुपया, जो सामान भारत में बना है, जिसमें भारतीय का पसीना लगा है, वो स्वदेशी है। जिस 1947 के स्वदेशी की बात हम कर रहे थे, तब इतना इलेबोरेट व्याख्या नहीं थी। तब तो एक ही बात थी, गांधी जी ने कहा कि स्वदेशी अपनाओ, गांधी खादी पहनो। तो क्योंकि तब हमारे पास, तब भारत उस स्थिति में नहीं था, क्योंकि भारत कुछ प्रोड्यूस नहीं करता था। तो उस ज़माने के हिसाब से वो स्वदेशी उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। लेकिन वक्त बदला, आज भारत प्रोड्यूस भी करता है, भारत मैन्युफैक्चर भी करता है, भारत एक्सपोर्ट भी करता है। और अगर कहीं कोविड जैसी आपदा आए तो भारत फिर लोगों को मुफ्त में, देशों को दवाइयाँ भी बांटता है। ये आज का नया भारत है। तो इसीलिए अब जो स्वदेशी की बात हो रही है, अगर मान लीजिए कोई विदेश की कंपनी है, वो हिंदुस्तान में आकर के यदि अपना प्लांट लगाती है और हिंदुस्तानी को वो यहाँ पर उसमें अगर एम्प्लॉयमेंट देती है और वो मेरी भारत की मिट्टी में बनता है, तो वो स्वदेशी है। केवल इस नाते से कि वो कंपनी विदेशी है और उसका पैसा डॉलर या पाउंड है, इसलिए हम उसे विदेशी मानेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये स्वदेशी की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं व्यापारियों में भी ट्रैवल करता हूँ, पूरे देश में मैं घूमता हूँ, पूरे देश में इसको लेकर के एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट लोगों को समझ में आ रहा है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर हमें महाशक्ति बनना है तो हमें खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, किसी दूसरे की बैसाखी पर हम कभी भी नहीं खड़े होंगे। अनफॉर्चुनेटली, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, हम बहुत दूसरे देशों पर डिपेंड थे। अब दूसरा देश अगर सप्लाई रोक देगा तो हमारा काम खराब होता था। लेकिन धीरे धीरे करके 2014 से लेकर के और अब तक 11 साल में हमने धीरे धीरे करके वो सारे आइटम छीने हैं, और उसमें से अधिकांश आइटम आज भारत के अंदर बन रहे हैं, मेक इन इंडिया में बन रहे हैं। मैं आपको मोबाइल का उदाहरण देता हूँ। 2014 में मोबाइल की 2 फैक्ट्री थी देश में। आज 99% मोबाइल भारत में बन रहा है, और भारत का बना हुआ मोबाइल एक्सपोर्ट हो रहा है। ये स्वदेशी है। ये स्वदेशी की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, और इस स्वदेशी को कोई भी व्यक्ति देश में अपनाने को तैयार है, क्योंकि लोगों को भी समझ में आता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने रिसोर्सेज को, अपने सोर्सेज को, अपनी सॉवरेन वेल्थ को और अपने सिस्टम को हमें मजबूत करना होगा। प्रवीण जी, आप बोल रहे हैं कि मोबाइल अब देश में बनने लगे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, कार्स भी बन रही हैं, बहुत सारे हाई एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बट आप तो छोटे व्यापारियों को रिप्रेजेंट करते हैं, रिटेलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपके संज्ञान में एक छोटी सी चीज़ लाना चाहूँगा। चांदनी चौक में किनारी बाज़ार है।
हमारी माताजी बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो उस किनारी बाज़ार में बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को नौकरियां मिलती थी राखी बनाने का काम है। राखी में आज की डेट में राखियाँ सारी चाइना से आती हैं। नहीं आ रही है, नहीं आ रही हैं। ये परसेप्शन गलत है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, आप छोड़े, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप बाजार में आए 5 साल पहले और आज आपके बिहेवियर में क्या परिवर्तन हुआ? आपको नहीं बताओगे, मैं बताता हूँ क्या परिवर्तन हुआ। अच्छा, पहले 5 साल पहले जब आप गए थे बाजार और मेरे किसी दुकानदार भाई ने आपको सामान दिखाया तो आप कहते थे कुछ सस्ता हो तो दिखाओ। यही हमारी मेंटेलिटी थी। आज जब कस्टमर आता है और मेरा व्यापारी सामान दिखाता है तो कस्टमर पहला सवाल करता है ये चाइना का बना हुआ तो नहीं है। अच्छा, और अगर वो कहता है कि चाइना का बना हुआ है तो कहता नहीं मुझे कुछ और दिखाओ। जी, ये कंज्यूमर बिहेवियर में रेडिकल चेंज आया है। और इसी कारण से गलवान जब हुआ, गलवान के बाद हमने पूरे देश में कॉल दी अपने व्यापारियों को कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। मैं ऑथोरिटेटिवली आपके चैनल पर कह सकता हूँ कि पिछले 5 सालों में अब त्योहार से आम जरूरतों की चीज़ों से रिलेटेड कोई भी सामान कम से कम कोई व्यापारी इंपोर्ट नहीं करता। और जब इंपोर्ट नहीं करेगा, अभी ये त्योहार के सीजन चल रहे हैं जी। एक ज़माना था जब हमारे भगवान राम भी चाइना से बन करके आ रहे थे, गणेश चतुर्थी पर ये भी वहीं से बन करके आ रहे थे। दिवाली की लाइट सारी चाइनीज होती हैं भागीरथ पहले। आज पूरा इकोसिस्टम बदल गया है। आज जो लाइटें अब आप लगाएंगे अपने घर में और अगर आप लेने जाएं तो आप ज़रूर पूछें कि ये लाइट, तो आपको पता लगेगा ये लाइट हापुड़ में बनी होगी या मेरठ में बनी होगी या दिल्ली के कहीं किसी कोने में बनी होगी। और अब हमने उस टेक्नोलॉजी को भी अपनाया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी टेक्निकल नो हाउ को हमने ईज़ किया, हमारी गवर्नमेंट ने ईज़ किया। पहले टेक्नोलॉजी बड़े घरानों की संपत्ति हुआ करती थी। आज घर में बैठा एक लेडी आज वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। तो उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम हुई है। और अभी जो एक काम जिस पर हम काम कर रहे हैं कि हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करें। आज देश में हमारी सरकार ने फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया। तो अब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, मैं अपने स्तर पर, मैं ट्रांसपोर्ट के जो मेरे मित्र हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग, हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप पे बैठ कर के हम सरकार को ये समझाएंगे कि अगर ऐसे किया जाए तो हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगर आज हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 10-12% पड़ती है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर हम उसे घटा करके 3-4% पर ले आएंगे जो कि हम ला सकते हैं। क्योंकि पहले क्या था, पहले हमारे पास सड़क नहीं थी, सड़क थी तो टूटी हुई थी। पहले दिल्ली से कोई ट्रक माल लेकर के जाता था चेन्नई तो पता लगता था वो 10 दिन 12 दिन में पहुंचेगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे हर्डल्स होते थे। हर राज्य में घुसने पर कोई चौकी मिलती थी, कोई पुलिस मिलती थी, कोई कुछ मिलता था, कोई टोल नहीं था, कुछ नहीं था। आज दिल्ली से जो ट्रक चलता है वो 24 घंटे नहीं तो मैक्सिमम 36 घंटे में वो चेन्नई पहुंच जाता है। तो इससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट पर कितना असर पड़ेगा अगर हम उसको एफिशिएंट बना लेते हैं। तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट यदि कम होती है और हम 5-7% का फ़र्क अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट में ले आते हैं तो हमारी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। फिर ग्लोबल ट्रेड में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि लगभग 15% का हिस्सा भारत का होना चाहिए, तो धीरे धीरे करके हम उस ओर बढ़ेंगे। तो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी है और हमारे पास एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो मुझे भारत का भविष्य, भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य और भारत के व्यापार का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। लेकिन इसमें ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, वो टेक्नोलॉजी की है। मैं अक्सर अपने व्यापारियों को कहता हूँ कि वो पुराने ज़माने की लाला टाइप दुकानदारी अब नहीं चलेगी। आपको अपने व्यापार को अपग्रेड करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, डिजिटलाइज करना पड़ेगा, सिस्टमाइज करना पड़ेगा। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो फिर फील्ड में आप रहेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आदमी आएगा वो करेगा।
तो और इसमें इसका आप विश्वास माने एक बुनियादी फर्क आपको देश में दिखाई देगा। तो इसलिए जहाँ से ये बात शुरू हुई थी कि चाइना का कोई भी सामान आपको किसी भी त्यौहार पर या शादियों में अब आपको नहीं मिलेगा, हम मंगवा ही नहीं रहे, तो आपको मिलेगा कहाँ से? जिन लोगों पे स्टॉक था उनके स्टॉक बहुत पहले लिक्विडेट हो चुके हैं। तो अब चाइना का सामान नहीं मिलेगा, अब आपको सामान मिलेगा तो आपको भारत का बना हुआ सामान मिलेगा। ठीक है प्रवीण जी, मान लीजिए कि जिन ट्रेडर्स को आपने बोला कि चाइनीज़ सामान मत मंगाइए, भारतीय सामान बेचिए, वो नहीं मंगाएंगे। बट जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। थोड़े दिन पहले, अभी 2 महीने पहले की बात है, मैंने अपने ऑफिस रूम के लिए एक मुझे नेम प्लेट मंगाना था और एक डू नॉट डिस्टर्ब और वेलकम का एक प्लेट आती है, सस्ती सी प्लेट आती है, वो मुझे ऑर्डर करनी थी। मुझे पता नहीं था कि किस रिटेल शॉप पर मिलेगी, तो मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर जा करके मैंने ऑर्डर किया। 3 रेट पर एक प्रोडक्ट मिल रहा था, एक 590 रुपये का, एक 990 रुपये का और एक 1700 या 1900 कुछ रुपये का। तो ऑफ कोर्स एज अ बायर मैंने सबसे सस्ते वाला ऑर्डर करा। आई रियलाइज़ कि एक ही प्रोडक्ट था, 3 अलग अलग दाम पे मिल रहा था। मैंने सबसे सस्ते वाला मंगाया। जब आया तो मुझे थोड़ा सा हैरत, अचंभा भी हुआ कि वो प्रोडक्ट भी मेड इन चाइना था, जबकि उस प्रोडक्ट को बनाने में कुछ नहीं, एक प्लेट है, मतलब उसमें नहीं कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। मैं आपसे एक व्यापारी के रूप में मैं समझना चाहूँगा कि क्या कारण है कि हिंदुस्तानी प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट पर टॉप पर नहीं है? क्या देखिए, क्योंकि बात आपने ई कॉमर्स की छेड़ी है, मेरा पहला सवाल ये है कि ई कॉमर्स एक कंपनी 2009 में हिंदुस्तान में आई थी, एक दूसरी कंपनी 2013 में आई। हर साल 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए का वो लॉस करते हैं। और मज़े की बात यह है कि हर साल वो पूरे साल भर में 5 सेल भी लगाते हैं। ये कौन सा मैकेनिज्म है? ये अर्थव्यवस्था का कौन सा सिद्धांत है? हम तो एक ही सिद्धांत को जानते हैं कि सेल जब लगती थी जब आदमी बैंक करप्ट हो जाता था जी। और हमारे यहाँ यदि किसी ने लॉस कर दिया तो वो अपने आप को बैंक करप्ट घोषित कर देता। नियम के अनुसार जो भी कुछ कार्रवाई होती थी, या हमारे जो एसोसिएशन में आर्बिट्रेशन के पैनल बने हुए थे वो आर्बिट्रेशन करते थे और वो मामला निपटाया जाता था। एक्चुअल में ये जो ई कॉमर्स की कंपनियां हैं ये ट्रेड नहीं कर रही हैं, ये सारा का सारा वैल्यूएशन गेम है। और क्योंकि ई कॉमर्स अनरेगुलेटेड है, नियम है, लेकिन इन्हीं ई कॉमर्स वेबसाइट से टेरर फंडिंग भी हो रही है, इन्हीं ई कॉमर्स वेबसाइट से आपको फर्जी माल भी मिल रहा है। अब आपने जो सामान मंगवाया, आपने एक्स कंपनी से मंगवाया, आपको ये नहीं पता होगा कि आपने क्योंकि एक्स कंपनी तो सामान बेच नहीं सकती, क्योंकि भारत सरकार के नियम है, वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर सिर्फ जी। लेकिन आपसे यदि मैं पूछूं कि आपने किससे सामान आपको किसी सेलर ने भेजा जी, आपको ये नहीं पता होगा कि किस सेलर ने सामान दिया। उस मेंशन होते हुए हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो बस ऑर्डर करते हैं। फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इसलिए पड़ता है कि एज ए विजिलेंट कंज्यूमर आपको ये जानने का हक है कि आप सामान किससे खरीद रहे हो। अब आपसे क्या मैं किसी को पूछूं, कोई मुझे ये नहीं बताता कि मैं, क्योंकि बिल जो आ रहा है, बिल पर उस कंपनी का नाम भी लिखा है जिसने आपको माल दिया है जी। लेकिन उसके ऊपर जिस कंपनी ई कॉमर्स की कंपनी है उसका नाम बड़ा बड़ा लिखा है जी। तो आप कहते हो मैंने तो एक्स कंपनी से मंगवाया जी। आपको ये पता ही नहीं है कि आपने किससे मंगवाया। तो जब आपको ये पता ही नहीं आपने किससे मंगवाया तो और उसने सोर्स कहाँ से किया, क्योंकि यही कंपनियां तो चाइना से सोर्स कर रही हैं। बराबर। मेरा कोई व्यापारी अगर आपको मिल जाए, जो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, और इसके लिए चाइना महंगा हो सकता है, हिंदुस्तान महंगा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि जो क्राफ्टमैनशिप मेरे यहाँ है, आप ये हमारे हिंदुस्तान की विशेषता है। आप कोई भी शहर को उठा लीजिए, उस शहर में उस शहर के 2-3 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो शहर उस प्रोडक्ट से वो शहर का नाम चलता है। अब अगर आप ब्रासवेयर की बात करें तो तुरंत ध्यान में हमारे अलीगढ़ आ जाता है, चूड़ियों की बात करें तो फिरोज़ाबाद आ जाता है। ये जो संस्कृति है ये भारत में है,
ये कहीं और नहीं है। तो एक नेम प्लेट मेरे भारत में नहीं बन सकती। वही सवाल है। सवाल इसमें सवाल मेरे व्यापारी का नहीं है, ये सवाल उस ई कॉमर्स कंपनी का है जो देश के नियम कायदे कानून को धत्ता बताते हुए और हमको चीट कर रही है, क्योंकि वो वैल्यू उनके, वो लॉस करे या प्रॉफिट करे, उनके इन्वेस्टर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं और आप वैल्यूएशन के गेम को अच्छी तरीके से जानते हैं। वो देखते हैं फुटफॉल कितना है, और अगर वो $1 बिलियन वो कहते हैं कि हम यहाँ खर्च करेंगे, तो अमेरिका की मार्केट में वो उनके शेयर के भाव एकदम से बढ़ जाते हैं। तो उनका इंटरेस्ट उसमें है, उनका इंटरेस्ट यहाँ आपको हिंदुस्तान का सामान मिलेगा, आपको इसका मिलेगा, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस है कि आपने मोबाइल मांगा और आपको ईंट मिली जी। अफीम गांजा इनके थ्रू बिका। मैंने खुद उस विषय को टेकअप किया। बाद में कंपटीशन कमीशन ने 202 करोड़ रुपए का जुर्माना एक कंपनी के ऊपर किया। अभी उसी कंपनी को मैं कल ही परसों अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने $2.5 बिलियन का, शायद वो उसमें मुझे पता वो लिखा था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अब तक की पेनल्टी लगाई उसी कंपनी के ऊपर, संभवतः जिससे आपने माल मंगवाया होगा। तो इस इकोसिस्टम को मैं ई कॉमर्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं, लेकिन इस इकोसिस्टम को हमें बदलना होगा, इस इकोसिस्टम को हमें रीडिफाइन करना होगा। क्यों? कि बाजार कंज्यूमर की मर्जी से चलेगा, और आज कंज्यूमर सुविधा चाहता है, घर बैठे उसको सामान चाहिए, तो लेना सामान। बट फिर साथ में कंज्यूमर को ये भी पता होना चाहिए कि मैंने किससे सामान लिया, अगर सामान गलत आएगा तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। यही ई कॉमर्स कंपनियाँ ऐसे सेक्शन 79 IT एक्ट का हवाला दे करके ये कहती है हम तो इंटरमीडियरी हैं। अरे भाई, इंटरमीडिएट तुम्हारी वेबसाइट पे सामान खरीदा जा रहा है, हाउ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। इस पर एक डिबेट चल रही है। भारत सरकार इस पर नियम कायदे कानून बना रही है, और मुझे लगता है कि एक बार जब वो नियम कायदे कानून आ जाएंगे तो यही जो 590 रुपये की प्लेट आपको मिली है, ये प्लेट आपको या तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो कंपनी यहाँ रहेगी ही नहीं। कोई जो उनका उद्देश्य है वो फिर पूरा नहीं होगा। तो भारत सरकार ने उसके लिए नियम कायदे कानून पर लगातार सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत हो गई है, उसकी पॉलिसी बन रही है। और एक बार वो बन जाए तो ये जो डिस्पैरिटी है और ये जो अनॉमली है, इस अनॉमली और डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जाएगा। फिर हमारा जो अपना व्यापारी है, हम अपने व्यापारी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उसकी स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं पूरे देश में। अब तक हम लगभग 50 लाख से ज़्यादा व्यापारियों की स्किल ट्रेनिंग कर चुके हैं। हम उनको ये बता रहे हैं कि तुम्हारी फिजिकल शॉप के साथ साथ आज एक ऑनलाइन पर भी आपकी शॉप होना बहुत ज़रूरी है। तो आज क्योंकि ये जो ई कॉमर्स पर सामान खरीद रहे हैं, ये कस्टमर कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हैं। ये वही कस्टमर है जो कल मेरे बाजार में घूम रहा था और आज वो ई कॉमर्स पर चला गया, क्योंकि उसको सुविधा चाहिए जी। और अगर वही सुविधा मेरा व्यापारी दे दे तो एज कंज्यूमर उसकी चॉइस सबसे पहले वो उस किराने वाले की होगी, क्योंकि जो 20 साल से उस किराने वाले से सामान खरीदता है उनके बीच में एक बॉन्डिंग है और वक्त पड़ता है, तो वो किराने वाला उसकी मदद भी करता है। मान लीजिए कभी पैसा नहीं है तो वो कहता नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, आप अगले महीने दे देना। जी, उधार तो वहीं चलता है, उधार बाय नाउ पे लेटर तो हमेशा से रहा है। ये हमारे देश में व्यापार करने का तौर तरीका, और इसी तौर तरीके से हिंदुस्तान की इकोनॉमी यहाँ तक पहुँची है। तो मुझे लगता है कि इस पर अगर हम कंसंट्रेट करेंगे और हम अपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि आप अपने लोकल रिसोर्स को आप मजबूत करो, और जिस देश का लोकल रिसोर्स मजबूत होता है वो देश स्वयं में अपने आप मजबूत होगा। बिल्कुल प्रवीण जी, जैसा कि मतलब हम बात कर रहे हैं स्मॉल ट्रेडर्स को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दिलाने की, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एवरीथिंग। भाई किसान भी है, खाद्य पदार्थ तो उगाता है, वो कमोडिटी उगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन उसके हाथ में नहीं है, तो बीच में इंटरमीडिएट जो होता है वो ले जाता है, जिस वजह से किसान गरीब रहता है, जबकि जो आपका जो एंड जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उस पर पैसा होता है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि एक किसान में और एक एफएमसीजी में क्या फ़र्क है। एफएमसीजी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन अपना होता है, वो डिसाइड करता है कि उसका प्रोडक्ट कौन से शेल्फ पे लगेगा और वो पूरा कंट्रोल करता है। किसान नहीं कंट्रोल करता, इसलिए गरीब है। हमारा व्यापारी हैं जो हमारे जो ब्रास का सामान बनाने वाले हैं, जो भी हमारी कंपनीज़ हैं, अगर उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन तो ई कॉमर्स कंपनीज़ के पास में है नहीं है ऐसा। देखिए
आज भी लेह लद्दाख में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सरकार का कुछ भी नहीं है। मेरे व्यापारी की 42 दुकानें हैं, वहाँ 500 आदमी रहते हैं। अगर आज वो 42 दुकानें बंद हो जाएं तो 500 आदमी को सामान कौन देगा जी? कोई ई कॉमर्स कंपनी दे रही है क्या? कोविड आया, कौन सी ई कॉमर्स कंपनी बाजार में थी? मेरा व्यापारी कोविड में भी उसने दुकान खोली और दुकान खोल करके वो सारे प्रिकॉशंस लेकर के आपके घर आया। आप बाजार में नहीं गए, वो आपके घर। आप मुझे बताएं, क्या कोविड में आपको कोई सामान की कमी हुई? नहीं, घर पे आता था। कोई सामान ओवरचार्ज हुआ? नहीं हुआ। किस लिए नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि ये वो मेरा व्यापारी है जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ और उसको लगा कि आज मेरे देश के ऊपर संकट है तो मैं सबसे आगे आकर के खड़ा होऊंगा, मैं अपनी जान पर खेलूंगा। और मैं जान पर खेल, उसके परिवार वालों ने मना किया उसको। और इस प्रोसेस में हमारे कुछ व्यापारियों ने देश भर में अपनी जानें भी गंवाई। वो स्वाभाविक था, उसमें कोई किसी का दोष नहीं है। लेकिन ये सर्विस अगर देश में किसने दी, क्या आप उम्मीद करते हो कि कोई ई कॉमर्स कंपनी देगी? सारे भाग गए, एक नहीं आया उस वक्त। हमारे व्यापारियों ने पूरे देश में 10 हजार हमने लंगर चलाए। भूखे लोग, कोई आदमी, माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको खाना ना मिले। तो वो पूरा इकोसिस्टम किसने चलाया देश में? वो देश भर के व्यापारियों ने चलाया, पब्लिक की मदद से चलाया। हमें सरकार की एजेंसी ने हमारी मदद करी कि हमको उस वक्त वहाँ पर वो वातावरण दिया, हमें परमिशनें दी। लेकिन हमने देश में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया। कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने ये काम किया? क्योंकि इस देश की मिट्टी से उनको लगाव नहीं है। वो यहाँ पर केवल और केवल वैल्यूएशन गेम के लिए आए हैं। और अब बहुत हो गया है। अगर ये अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो फिर देश का व्यापारी भी रिवोल्ट करेगा और इनको भगा करके दम लेगा। प्रवीण जी, काफ़ी सालों से ई कॉमर्स कंपनीज रही हैं। समय समय पर आप उन्हें चैलेंज भी करते रहे हैं। आई एम श्योर परेशान भी रहे होंगे। क्या कभी आकर के आपसे बोलते हैं कि प्रवीण जी क्यों पीछे पड़े हो हमारे? छोड़ दो। नहीं, देखिए क्या है, सरकार की मीटिंगों में मिलते हैं। मतलब बात क्या होती है? मैं हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, किस तरीके से बात करते हैं? आपको देख करके आपसे डर जाते हैं या आपसे मतलब अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं? क्या मैं वो समझना चाहूँगा। नहीं, व्यवहार तो मित्रवत होता है जी। देखिए, हमारी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है। और जो उन कंपनियों में काम कर रहे हैं वो क्योंकि उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो स्वाभाविक है वो अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करेंगे। बट है तो वो भी भारतीय है। बिल्कुल। उनके अंदर की आत्मा भी कहती है कि जो प्रवीण खंडेलवाल कह रहे हैं वो सही है, लेकिन फॉर वेरियस रीजंस वो टेबल पे। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे लॉजिक और हमारे तर्क को सरकार तक आज तक किसी मीटिंग में भी वो उसको काट नहीं पाए। और अगर वो वास्तव में देश की सेवा कर रहे हैं तो आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उनको चुनौती देता हूँ। फोरम वो तय करें, जगह वो तय करें और पब्लिक डिबेट एक बार कर ले तो हमेशा के लिए काम ही खत्म हो जाएगा। वो पूरी लॉबी आ जाए और मैं या मेरा कोई एक साथी अकेला बैठेगा और हम फिर उनसे एक एक करके एक्सपोज हो जाएंगे। वो नहीं आएंगे। ठीक, आप नेताओं वाली बात कर रहे हो और वो कंपनीज हैं, तो नेताओं से तो कंपनीज कभी बहस करती नहीं। मैं नेता नहीं हूँ। मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी जनरल होने की हैसियत से मैं आज आपसे ये बात कह रहा हूँ। जी। आज मुझसे कोई कहे, मैं किसी भी ओपन फोरम पर किसी भी सब्जेक्ट पर जिसमें मेरी जिम्मेदारी है मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। वो डिबेट कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएंगे। और ये इतना खतरनाक है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के दीपक है। ये लोग ये अर्थव्यवस्था को चाट जाएंगे। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सेकंड वर्जन है। ये जो आज मुफ्त में दे रहे हैं सामान, या जो अब तो खैर मुफ्त में दे रहे हैं, उन्होंने बंद कर दिया, वरना शुरू में आए थे तो मुफ्त में ही दे रहे थे। तो उनका इन्वेस्टर कह रहा था कि यहाँ पर अपने पोर्टल पर लोग लेकर के आओ, क्योंकि इन्वेस्टर को तो 5 साल बाद एग्जिट करना है। तो आज उसने अगर $100 बिलियन दिए तो उसको तो $500 बिलियन लेके जाना है उसकी बला से। जी। ये वैल्यूएशन गेम है।
ये सारी कंपनियां वैल्यूएशन कर रही हैं, इन सब के खिलाफ दुनिया भर की कंप्लेंट है, दुनिया भर के। अभी हमारी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने एक कंपनी एक्स कंपनी के ऊपर छापे मारे, 1 महीने तक छापे चलते रहे, सारा फर्जी माल उनके गोडाउन से पकड़ा गया। और कायदे से गोडाउन वो रख नहीं सकते क्योंकि इन्वेंट्री अलाउड नहीं है, एफडीआई पॉलिसी प्रेस नोट नंबर 2 ऑफ 2018। तो ये सारा जो इकोसिस्टम है, आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, अगर आप अपने पड़ोस के दुकानदार को अगर आप मजबूत करते हैं तो आप भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। और हमने भी उनको काफ़ी, उनके भी व्यवहार में जब अभी कभी आप ऐसा तो नहीं कि हमेशा अभी ई कॉमर्स से खरीदते, हम सब लोग दुकानों में सामान खरीदते हैं। पहले कोई एक ज़माना था जब सामान मान लीजिए पसंद नहीं आया या कोई ख़राब हुआ, आप वापस करने गए तो दुकानदार ने मना कर दिया, नहीं जी एक बार बिका हुआ सामान मैं वापस नहीं लूँगा। आज हमारा दुकानदार हंस के वापस ले रहा है, आज वो भी आपको डोर डिलीवरी दे रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि उसको हम एक प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं जिस पर वो ऑनलाइन आए और उसकी एक दुकान ऑनलाइन खुले। और जैसे वो हमारा वो चल रहा है पायलट में, और पायलट बहुत अच्छा है, उसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं। जिस दिन हम वो प्रॉपरली लॉन्च होगा तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे वाले ऑनलाइन सिस्टम पर हर सामान बेचे हुए सामान की जिम्मेदारी उस सिस्टम की होगी। तो अगर कंज्यूमर को जिम्मेदारी मिलती है तो कंज्यूमर को क्या जरूरत है वो एक्स कंपनी से चिपकेगा, जबकि अब उसको सब पता है कि एक्स कंपनी तो झूठा सामान। रिफर्बिश्ड मोबाइल, आपने नए मोबाइल के पैसे दिए हैं और रिफर्बिश्ड मोबाइल उसको मिला। और ये मैं कोई लॉफ्टी आरोप नहीं लगा रहा, मैं इस आरोप को सब्सटैंशिएट कर सकता हूँ। मेरे पास ऑथेंटिक एविडेंस है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। प्रवीण जी, जैसे आपने बोला कि एफडीआई के बिना गुजारा भी नहीं है, मॉडर्न 21वीं शताब्दी है, बट अब ई कॉमर्स कंपनीज एफडीआई लेकर के आई हैं, तो आपका अगर नहीं एक मिनट वो क्या लाई है? एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए? ग्राउंड पर होनी चाहिए। किस काम के लिए होनी चाहिए? ग्राउंड पे कब होगी? जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे जी, वही तो इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी जी, है ना। ये सारी कंपनी एफडीआई ला करके कैश बर्न कर रही हैं। तो ये जो ला रही है ये एफडीआई नहीं है। एफडीआई का मतलब है कि भारत विदेशी पैसा भारत में आए, भारत की जमीन पर लगे, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, पुल बनाए, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को ठीक करे। अगर मान लीजिए आप कमर्शियल कंपनी हैं तो आप डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रोवाइज़ कीजिए, आप लॉजिस्टिक को इम्प्रोवाइज़ कीजिए, आप वेयर हाउसिंग को इम्प्रोवाइज़ कीजिए। तो वो तो आपने कुछ किया नहीं। आपने क्या किया कि आप एफडीआई लेकर के आए और आपने 10 रुपये का माल 6 रुपये में बेचा। तो यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। वेयर हाउस भी तो लगाते हैं, वेयर हाउस भी लगाते हैं, लॉजिस्टिकल नहीं। अगर मान लीजिए वेयर हाउस लगाया तो फिर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों? अगर आज मान लीजिए मैं एक वेयर हाउस लगाता हूँ तो इसका मतलब मेरे स्टैंडर्ड तो सेम रहेंगे ना, XYZ कोई भी आ जाए जी। ये जो इनके अव्वल तो कानूनन ये वेयर हाउस बना नहीं सकते। चलिए इन्होंने वो अपनी कोई भी ऑफशूट कंपनी के नाम से वेयर हाउस बना लिया, तो उसके बाद जो इनके प्रेफरेंशियल सेलर हैं उनको तो हर चीज़ में डिस्काउंट है और उनका तो माल फ्री में भी रखा जाएगा वेयर हाउस में। और जो बाकी लोग हैं उनसे लिस्टिंग के पैसे भी मांगेंगे, वेयर हाउसिंग के पैसे भी मांगेंगे। अगर ये लॉजिस्टिक 3 रुपये केजी मान लो लेते हैं अपने सेलर से, तो दूसरे सेलर से 8 रुपये केजी लेंगे। तो अगर आप इनकी पिछले 10 सालों की लिस्ट उठा करके देख लो और आप इनसे कहो कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे फर्स्ट 30 सेलर कौन हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा 95% लिस्ट आपको सेम मिलेगी। और जबकि वो क्लेम करते हैं, एक कंपनी क्लेम करती है कि मेरे पास 5 लाख सेलर हैं। तो 5 लाख सेलर में 10 साल में वो 30 ही आपकी उसमें आ रहे हैं। और जो सर्च का एल्गोरिथम है उसको वो मैनिपुलेट नहीं करते, उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो आप सर्च के एल्गोरिथम को मैनिपुलेट करोगे। डाटा सॉवरेन वेल्थ है, डाटा का आप मिसयूज करते हो।
डाटा आप अपने दूसरी कंट्री में रखते हो, क्यों रखते हो जी आप मेरे देश का डाटा? और उसके बाद डाटा बेचते हो आप। ये जो आपके पास भी फोन तो दिन में आते होंगे, लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बिल्कुल। वो आपने दिया किसी को कि मुझे लोन चाहिए? और अब तो ऐसी ही बात आ रही है कि आपने लोन मांगा था और आपका लोन पास कर दिया। मेरे को कॉल आया था कि आप लोन कंज्यूम कर चुके हैं आप बताइए, और पैसा लौटाइए। तो ये जो डाटा फजिंग है, ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल अपराध है, और ये सारी कंपनियां वो कर रही हैं। प्रवीण जी, अभी सरकार भी अब तो आपकी है, तो क्या लगता है कि मतलब हम एक्शन उतना क्यों नहीं ले पा रहे हैं अगर इतना ज़्यादा परेशानी है? देखिए, हम डाटा प्रोटेक्शन पर ऑलरेडी पार्लियामेंट में काम चल रहा है। तो एक जैसा, और ई कॉमर्स के लिए मैंने आपको बताया, हमारी सरकार ने नियम कायदे कानून लगभग तैयार कर लिए हैं और सबसे बातचीत करके तैयार किए हैं। और उसमें हमने हमारी सरकार ने इन लोगों से भी बात करी है। ऐसा नहीं कि हमने आइसोलेशन में नियम कायदे कानून बनाए हैं। तो एक बार वो नियम कायदे कानून ज़रा लागू होने दीजिए, फिर उसके बाद सवाल जवाब करेंगे ना जी इन कंपनियों से। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इस पर डिबेट होनी चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट सभी मीडिया चैनल से है, ये देश हित का मामला है। अगर हम गलत हैं तो आप हमें बताइए कि हम गलत हैं, हम अपने आप को ठीक करेंगे। और अगर ये गलत है तो धक्के मार के इनको देश से बाहर कीजिए, नहीं तो फिर दोबारा आपको ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाई देंगी देश में जगह जगह पर। प्रवीण जी, जैसे अभी ट्रेड नेगोशिएशन चल रही हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रुख भारत के प्रति बड़ा ही एग्रेसिव हो गया है कुछ समय से, जबकि कुछ समय पहले तक लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो भारत के बहुत हितैषी हैं और भारत को बहुत फेवर करेंगे, बट सडनली उनका व्यवहार ऐसा हो गया कि लगता है कि चाइना उनका मित्र है और भारत उनका दुश्मन है। आपको नहीं लगता है कि आप जो चाहते हैं वो एक आइडियलिस्टिक डिमांड है, या आपकी बात में दम हो सकता है, बट जिस मुकाम पर अभी भारत खड़ा है, बिकॉज जियो पोलिटिकल प्रेशर्स हैं, मतलब एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश भी अब हिंदुस्तान की फेवर में नहीं बोल रहा है आजकल, अगर जो नई सरकार आई है। कितना आपको लगता है कि आपकी जो डिमांड है उनको सरकार, मतलब तो आप भी सरकार के हिस्सा हैं, बट कितना सरकार मान सकती है और कितना ओपनली उसको एक्सेप्ट कर सकती है? बिकॉज प्रेशर तो वहाँ से आ रहा है। देखिए, एक बात हमें समझनी होगी और आप भी एग्री करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्णय लेना भी जानते हैं और निर्णय को एग्जीक्यूट कराना भी उन्हें आता है। और उनको ये अच्छी तरीके से पता है कब, किस समय, कहाँ पर कितना निर्णय लेना है। वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, लेकिन उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा कि भारत के हितों के साथ किसी भी स्थिति में समझौता नहीं होगा। और जिनको अपने बारे में भ्रम है, तो वर्ल्ड ऑर्डर अब धीरे धीरे करके भारत की तरफ आ रहा है। कोई ज़माने में वर्ल्ड ऑर्डर दूसरे लोग सेट करते थे, आने वाले समय में वर्ल्ड ऑर्डर भारत सेट करेगा। और उसके लिए जो ग्लोबल लेवल पर जो चेंजेस हो रही हैं धीरे धीरे करके, वो चेंजेस कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में है। हम कहें कि एक देश ने या दो देश ने ये लगा दिया, वो कर दिया, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि अब भारत की अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी है कि हमें किसी दूसरे की बैसाखी पर खड़े करके अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया है। तो ये बात तो सही है, लेकिन कब, किस समय क्या निर्णय लेना, उसमें हमारे नेतृत्व की क्षमताओं पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारे नेतृत्व ने जब भी निर्णय लिया वो निर्णय देश के पक्ष में आया, देश के पक्ष में था, ये साबित हुआ। तो इस कारण से मुझे लगता है कि जितने भी ये कंटेंशियस इश्यूज हैं, सरकार के ध्यान में एक एक इशू है। परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में करते हुए चीज़ों के निर्णय लिए जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है प्रवीण जी, जैसे कि आपने बताया कि सारे के सारे डिसीजंस जो अभी हैं, ये सारे इश्यूज सरकार के सामने हैं और सरकार अपने हिसाब से निर्णय लेगी। बट अगर एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि मान लीजिए कि अगर
आपके सामने मौका आता कि आप नेगोशिएट कर रहे होते मे बी यूएस के साथ या किसी भी ट्रेड नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठे होते, तो आप किस तरीके से अपनी बात रखते? मतलब एक प्रवीण खांडेलवाल जी जो कि एक ट्रेड एक्टिविस्ट रहे हैं, अब एमपी हैं, अगर कभी भविष्य में ऐसा मौका मिले तो आप किस तरीके से नेगोशिएट करते? आपका एक अंदाज जो होता वो किस तरीके से होता, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। जिस तरीके से वर्तमान वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल नेगोशिएट कर रहे हैं जी, प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जी, माननीय पीयूष गोयल जी बहुत बेहतर तरीके से देश के हितों को सामने रखते हुए नेगोशिएट कर रहे हैं, और अगर उनके स्थान पर मैं होता तो मैं भी उसी प्रकार नेगोशिएट करता। जी, आप उनसे मुलाकात करते हैं लगातार? सरकार में, हमारी सरकार में इस प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, कोई कभी भी किसी से मिल सकता है। इवन स्वयं प्रधानमंत्री जी से हम चाहे तो मिल सकते हैं, वो हमारे लिए अवेलेबल हैं। लेकिन हमें स्वयं पहले निर्णय करना होता है, क्योंकि सब लोगों के पास जिम्मेवारियां बटी हुई हैं और सब दिल लगा करके काम कर रहे हैं। तो कब किस समय किससे मिलना, किस विषय के लिए मिलना या नहीं मिलना, तो ये परस्पर बातचीत से तय हो जाता है। प्रवीण जी, क्या आपने ऐसा कुछ अभी डिसाइड किया है कि आप सारे अपने व्यापारी, छोटे व्यापारियों से कहेंगे कि जैसे अभी मोदी जी ने भी पीछे बोला था कि जैसे शुद्ध देसी घी की दुकान, तो वैसे आप कहेंगे शुद्ध स्वदेशी की दुकान, इस तरीके का कुछ मूवमेंट चालू करने वाले हैं? ऑलरेडी चल रहा है और 2 अक्टूबर के बाद वो बहुत तेज़ी के साथ पूरे देश में चलने वाला है। हम पूरे देश के ज़िलों में, शहरों में स्वदेशी यात्राएं निकालने जा रहे हैं। स्वदेशी का पूरा एक कैंपेन हम लोगों ने तैयार किया है और हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं दिवाली के फेस्टिवल के ओवर होने का, क्योंकि जो फेस्टिवल का टाइम है ये हमारे व्यापारियों के व्यापार करने का समय है और आम जनता का भी ये समय अपने घर गृहस्थी के लिए सामान खरीदने का समय है। दिवाली के समाप्त होते ही आपको देश में स्वदेशी के आंदोलन का एक नया रूप दिखाई देगा। आप जिधर निगाह घुमाएंगे उधर आपको स्वदेशी दिखाई देगा। जी प्रवीण जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि हम सब बात तो करते हैं कि 21वीं जो सदी है वो भारत की है और ट्रेड इज़ द वे टू बिकम ग्लोबल सुपर पावर। जब भी जो भी देश सुपर पावर रहा है उसका ट्रेड पर बहुत बड़ा पकड़ रहा है। शायद चाइना इसीलिए आज के डेट में यूएस को चैलेंज कर पा रहा है, क्योंकि उसने अपना एक ट्रेडिंग इकोनॉमी बनाया, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना। आपको क्या लगता है कि अगले कितने सालों में भारत उस मुकाम पर आ जाएगा कि ये जो अभी जो आंखें दिखा रहे हैं दूसरे देश हमको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे? बिकॉज आज की डेट में अगर यूएस को देखेंगे तो चाइना से बिल्कुल डर करके बात कर रहा है। इंडिया के केस में फिर भी एग्रेशन है। अगर आप देखेंगे जो स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कि इंडिया और रशिया के बारे में ऐसी बातें बोल दी, बट चाइना के बारे में ओपनली इतना नहीं बोल पा रहे हैं। वो कितना समय दूर है? कितने समय आपको लगता है कि उतने देश को चाहिए और क्या करना पड़ेगा भारतवासियों को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए? 2 ही बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वदेशी की कॉल, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, वो भावना एक एक व्यक्ति में जाए, ये मेरी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। देश अकेले नरेंद्र मोदी का नहीं है और देश अकेले मेरा नहीं है। देश हम सब का देश है। हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं और लोकतंत्र में इसकी गुंजाइश है, लेकिन जब देश का प्रश्न आता है तो हम सब एक होते हैं। ये देश में 20 बार देखा गया। तो आज का जो समय है, यदि हमने अपने सोर्सेज और रिसोर्सेज को मोनेटाइज कर दिया, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, शायद हमने कभी उनको मोनेटाइज करने के विषय में सोचा नहीं था, लेकिन मोदी जी ने हर छोटे रिसोर्स को आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं उस पर काम किया। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि भारत में बनी वस्तुएं खरीदें और भारत में बनी वस्तुएं बेचें, तो फिर अगर हमने सिर्फ इतना काम कर दिया तो मैं नहीं समझता कि वो दिन बहुत दूर है जब कोई भी भारत के बारे में कहने से पहले 1000 बार उसको सोचना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। हम चौथी से तीसरी बनेंगे और आने वाले समय में
वर्ल्ड ऑर्डर भारत तय करेगा। जी, आज के स्ट्रेटेजिक माइंड्स से इतना ही। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्ट्रेटेजिक माइंड शो पर आने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आपके जितने भी आइडियाज़ हैं उनसे आपको सरकार और ज़्यादा सपोर्ट करे और भारतवर्ष एक विकसित भारत के रूप में डेवलप हो सके। धन्यवाद।